जी अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर 11 है हमारा मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलटीई और ओएफडीएम की बेसिक्स देखी थी। तो आज हम थोड़ा माइमो डिस्कस करेंगे और एलटीई के थोड़े से एडवांस्ड फीचर्स डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स ऑफ माइमो। माइमो एब्रीविएशन है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट का। तो जो भी गिवन फिगर आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, वो 2x2 माइमो है। तो ये 2x2 माइमो है। 2x2 का मतलब ये है कि ट्रांसमीटर साइड पे भी दो एंटेनाज हैं और रिसीवर साइड में भी दो एंटेनाज हैं। ये कन्फिगरेशन डिफरेंट भी हो सकती है, 2x1 भी हो सकती है, 1x2 भी हो सकती है, 2x3 भी हो सकती है, 3x3 भी हो सकती है, इनफैक्ट n x n या n x m, यानी n कोई भी नंबर, m कोई भी नंबर, डिफरेंट दोनों नंबर से, तो n x m इनकी कन्फिगरेशन हो सकती है। तो जो ट्रांसमिटेड सिंबल है यहाँ पर वो x1 x2 है, रिसीव्ड सिंबल y1 y2। अब चूँकि दो एंटेनाज पहले अगर एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता था तो एक चैनल बनता था। तो अब अगर दो ट्रांसमीटर दो रिसीवर तो चार चैनल बनेंगे। एक चैनल होगा फ्रॉम ट्रांसमीटर 1 टू रिसीवर 1, ट्रांसमीटर 1 टू रिसीवर 2, ट्रांसमीटर 2 टू रिसीवर 2 एंड देन ट्रांसमीटर 2 टू रिसीवर 1। फिर टर्मिनोलॉजी ये है कि जो बाद वाला है वो फ्रॉम है और पहले वाला टू, यानी कि चैनल गेन फ्रॉम 2 to 1। ठीक है, फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 2 to 2 एंड फ्रॉम 1 to 1। तो ये पहले सिंपल हमारा क्या था? पहले था y1 इक्वल्स टू एच एक्स प्लस एन। उसमें x भी एक सिंबल था, एक आउटपुट सिंबल के लिए x एक सिंबल था और एच भी एक वैल्यू थी। अब क्या है? अब हमारे पास आउटपुट मल्टीपल है एक ही वक्त में, y1 y2, h11 h12, h21 h22, x1 x2 और n1 n2, यानी कि y1 would be equal to h11 x1, y1 would be equal to h11 x1 plus h12 x2, h11 x1 प्लस h12 x2, और बाकी दो नॉइज ऐड हो जाएगी। इस तरह से y2 क्या होगा? y2 होगा h22 x2 प्लस h21 x1, ठीक है, प्लस h21 x1 और h22 x2। ठीक है, अगेन h हमारा चैनल का मैट्रिक्स है और n हमारा नॉइज़ है। तो माइमो को अगर सब बेसिक माइमो है तो इसको हम जो है वो ट्रांसमिट डाइवर्सिटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारी जो ट्रांसमिशन है वो रिलायबल हो जाए, और इसको डेटा रेट या कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम डाइवर्सिटी बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि रिलायबल बनाना चाहते हैं, तो हम जो दो ट्रांसमीटर एंटेनास हैं उन पर एक ही सिंबल भेजेंगे रिसीवर साइड पर, और काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि रिसीवर साइड पर हमें वो सिंबल ठीक डिकोड हो जाए। तो इससे तो हम अपनी वो बढ़ा रहे हैं, रिलायबिलिटी बढ़ा रहे हैं। दूसरा ये कि हम दोनों ट्रांसमीटर से दो डिफरेंट सिंबल्स भेजें एट टाइम, ताकि हमारी कैपेसिटी डबल हो जाए। तो बेसिक्स माइमो है जी, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, उसके अंदर ये जो पुराने वाला हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है वो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, यानी कि एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। ये शैनन कैपेसिटी हमने डिस्कस की, सी इक्वल्स टू बी 1 log 2 1 प्लस log 2 1 प्लस एस एन आर। सी डेटा रेट है यहाँ पे, आर बाय बी। तो सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, यानी कि अब आउटपुट हमारे पास मल्टीपल है, यानी कि एक सिंबल हमने भेजा है यहाँ पर दो रिसीवर्स भी, यहाँ पे हमारी जो है वो रिलायबिलिटी बढ़ रही है। तो
ये दोनों सेम केसेस हैं, यानी कि सेम, ये सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट है, मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट है। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी log टू 1 प्लस एम एस एन आर, यानी कि अब रिसीव्ड पावर जो है हमें एक ही चीज़ की मिल रही है, यानी कि एक ही चीज़ की मिल रही है लेकिन मल्टीपल कॉपीज ऑफ हमें मिल रही हैं, एम एस एन आर। जबकि मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट अगर आप कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंट सिंबल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कैपेसिटी होगी वो m टाइम्स हो जाएगी, m log टू 1 प्लस एस एन आर। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं एस टी बी सी एंड एफ। एस टी बी सी क्या है? स्पेस टाइम ब्लॉक कोड्स। एस एफ बी सी क्या है? स्पेस फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कोड्स। इसमें करना ये है हमने कि जैसे अब ये दो एंटेनाज है ना हमारे पास, तो एक एंटेना पे हम भेजेंगे एक एंटेना पे हमने सिंबल भेजे हैं। अगर ऊपर वाला ब्लू वाले एंटेना को आप देखें तो इसमें S0 S1 S2 के पहले सिंबल S0 भेजेंगे, फिर S1 फिर S2 फिर S3। जो दूसरे एंटेना पर हमने क्या किया है, दूसरे एंटेना पर हमने इनकी पोजीशन रिवर्स कर दी है, -S1 कॉन्जुगेट और S0 कॉन्जुगेट सेंड करेंगे। यानी कि हमने इनको कैसे एक टाइम एक है इनका, लेकिन डिफ्रेंशिएट किससे किया है? स्पेस से डिफ्रेंशिएट किया है। ये इसकी, ये ब्लू वाला एंटेना इसकी स्पेस है, ये येलो वाला एंटेना येलो वाला एंटेना ये है ये। तो अब हमने इनको स्पेस में डिफ्रेंशिएट किया, देखें स्पेस में डिफ्रेंशिएट किया है। एक ही टाइम पे ये दोनों सिंबल्स ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। यानी कि S0 S1 भी ट्रांसमिट होगा और S0 S-1 भी ट्रांसमिट होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि पहले अगर हम यहाँ पर पहले एक सिंबल भेजते थे, अगर सिंगल एंटेना होता था एक वक्त में एक सिंबल भेजते थे, एक वक्त में एक सिंबल भेजते थे। लेकिन अगर दोनों के हवाले से दोनों को हम अगर दोनों से इधर से S0 भेज दें इधर से S1 भेज दें, तो रिसीवर साइड पर डिकोड करना मुश्किल होगा। S0 सिंबल को रिकवर करना मुश्किल होगा और इसी तरह से S1 को भी रिकवर करना मुश्किल होगा। तो इस एक्चुअली इस तरह से सिंबल्स को सेट करना ना कि पहले एंटेना पर S0 S1 हो जाए, दूसरे एंटेना पर -S1 कॉन्जुगेट S0 कॉन्जुगेट हो जाए, इस चीज़ को कहते हैं अलामुती कोडिंग। अलामुती कोडिंग कहते हैं। यानी कि एक एंटेना में हमारे स्ट्रीम क्या होगी? S0 S1 S2 S3। दूसरे में क्या होगी? -S1 कॉन्जुगेट S0 कॉन्जुगेट, -S3 कॉन्जुगेट S2 कॉन्जुगेट, -S4 कॉन्जुगेट और S5 कॉन्जुगेट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह चलता रहेगा। तो इस तरह से सेंड करने को ना, यानी कि पहले हम S0 S1 सेंड कर दें और फिर -S1 कॉन्जुगेट S0 कॉन्जुगेट सेंड कर दें, इस तरह सेंड करने को अलामुती कोडिंग कहते हैं। तो इस तरह से स्पेस फ्रीक्वेंसी ब्लॉक कोड ये हमारा टाइम में है और ये किस में है? ये फ्रीक्वेंसी में है। यानी कि जो है फ्रीक्वेंसी में हम S0 S1 और -S1 S0 जो है ये सेंड कर देंगे। यानी कि यहाँ पर टाइम, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। यानी कि हमने क्या किया, उसी तरह से एक पे हमने S0 S1 भेज दिया, दूसरे में -S1 कॉन्जुगेट S0 कॉन्जुगेट भेज दिया, ठीक हो गया। अब रिसीव अगली दफ़ा क्या भेजेंगे? अगली दफ़ा हम भेजेंगे ऊपर वाले को S2 S3 और नीचे वाले को क्या 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 करेंगे? -S3 कॉन्जुगेट और S2 कॉन्जुगेट, ठीक है, दूसरे टाइम स्लॉट में। तो यहाँ अब अगर हम लिखें Y0 और Y1 का, तो वो क्या होगा भला? वो होगा H0 S0
H0S0 यानी कि अब ये अगर इसका जो हमारा अगर जो चैनल गेन है वो H0 है, इसका चैनल गेन 1 है, तो ये सिंपली क्या होंगे, ये होंगे H0S0 प्लस और ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा H0S0 प्लस H0S1, ये क्या होगा माइनस H1S1 कॉन्जुगेट प्लस H1S0। या H0S0 H0S1 H1S0 कॉन्जुगेट माइनस S1H1। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, H0 माइनस H1 H0 H1, और फिर लिख सकते हैं साथ में S1 S0 कॉन्जुगेट S0 और S1। अब इस इधर हमने क्या किया है, ये आप वैसे तो देख रहे होंगे कि ये H0 और H1 है, यहाँ हमने H1 कॉन्जुगेट और H0 कॉन्जुगेट लिखा है, तो इधर हम आउटपुट पे भी यानी कि इस पूरी रो का हमने कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं Y0 H0 माइनस H1 H0, H1 कॉन्जुगेट Y1 कॉन्जुगेट इक्वल्स टू H1 कॉन्जुगेट H0 कॉन्जुगेट और S1 कॉन्जुगेट। यानी कि हम इधर से इधर कैसे लिख सकते हैं कि जो सिंपली हमारी दूसरी लाइन है, इस पूरी लाइन का हमने कॉन्जुगेट लेना। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ से S0 S1 निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका इन्वर्स ले सकते हैं, या हमेशा लेके हम इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास S0 और S1 वैल्यूज़ जो हैं वो निकल आएंगी। अच्छा जी, तो इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, यानी कि ये करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये करने से फ़ायदा ये हुआ है कि अब हमें ये काम करके हमें S0 S1 मिला, तो हमें चैनल की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, CSI की ज़रूरत नहीं पड़ी, चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी ये काम करते हुए। तो अगर हमें फीडबैक की या चैनल स्टेट इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ना पड़े तो उसे ओपन लूप ट्रांसमिशन कहते हैं। ठीक है, ओपन लूप, ठीक है, ओपन लूप स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग माइमो। तो यानी कि अब इसमें हमें CSI की ज़रूरत नहीं है, चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। अब चूँकि चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है तो हमें नहीं पता कि चैनल की क्या पोजीशन है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम हमने पावर एलोकेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि हम चैनल को देखेंगे, तो जिस तरह का चैनल होगा जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर उसको उस हिसाब से पावर एलोकेट करेंगे। लेकिन चूँकि यहाँ पे हमें चैनल का पता नहीं है तो इसलिए हम इक्वल पावर एलोकेट करेंगे P/2 और P/2। बिकॉज ऑफ नो चैनल सेट इन्फॉर्मेशन इक्वल ट्रांसमिट पावर एलोकेशन इज़ यूज्ड। ठीक है, तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग माइमो अचीव्स स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग ऑर्डर ऑफ 2 इवन विद नो चैनल सेट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जब हम ये 2x2 का मैट्रिक 2x2 है ना, तो इस केस में हमने क्या अचीव कर लिया, मल्टीप्लेक्सिंग ऑर्डर ऑफ 2 अचीव कर लिया। ठीक है, यानी कि M यहाँ पर क्या होगा, जो पीछे हमने लिखा था ना M1 प्लस SNR वाला जो M था, M यहाँ पर क्या होगा, M यहाँ पर 2 होगा। तो बाद में हम अपना सिंबल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ज़ीरो फोर्सिंग इक्वलाइजेशन करके। जी, तो स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग माइमो अगर तो हमें जो चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन का नहीं पता तो फिर तो वो हम अलामती कोडिंग वगैरह इस्तेमाल करेंगे। अगर चैनल स्टेट इन्फॉर्मेशन हमें पता है, यानी कि चैनल का पता है, तो फिर हम चैनल को डायगोनलाइज कर सकते हैं। कैसे? SVD के ज़रिए, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। SVD के ज़रिए डायगोनलाइज करेंगे तो इफ़ेक्टिव चैनल हमारा क्या होगा, इफ़ेक्टिव चैनल हमारा डायगोनल चैनल होगा। इफ़ेक्टिव चैनल पहले जैसे हमने डायगोनल चैनल बनाया था ना, तो पहले चूँकि एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर था तो एक चैनल था। अब चूँकि 2 हैं तो 2 डायगोनल चैनल्स हमारे पास हमें मिलेंगे। ठीक है, नो इंटरफेरेंस बिटवीन स्पेशल स्ट्रीम्स, यानी कि उन स्पेशल स्ट्रीम्स में कोई आपस में इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो यहाँ से हम अगर
डायगनल है तो यहाँ से अब सिर्फ हम सिंबल S1 निकाल लेंगे और नीचे वाले से सिंबल S2 निकाल लेंगे। ठीक है, तो ज़ाहिर हम ये लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि SVD को परफॉर्म करने के लिए हमें प्री कोडिंग इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ये V पहले से ही ट्रांसमीटर में मल्टीप्लाई करके भेजना पड़ेगा, U रिसीवर पर जाके मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये इफेक्टिव चैनल जो है वो डायगोनलाइज बन सके। ठीक है, तो ये फिर हम क्या इस्तेमाल करें? स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग माइमो इस्तेमाल करें जिसमें CSI की ज़रूरत पड़ती है, ये वाला, या जो पीछे वाला ब्लॉक कोड्स थे ये इस्तेमाल करें, ये ब्लॉक कोड इस्तेमाल करें जिसमें CSI की ज़रूरत नहीं पड़ती, या स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग इस्तेमाल करें जिसमें CSI की ज़रूरत पड़ती है। ये हम कैसे चूज़ करें इन दोनों में? तो इन दोनों में हम स्विचिंग करते रहेंगे। कैसे कि ये हम अगर ग्राफ देखें कैपेसिटी का और SNR का, सिग्नल टू नॉइज़ रेशो का, तो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो ब्लू वाली लाइन है ये स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग माइमो की लाइन है, ये STBC की लाइन है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर SNR हमारी वैल्यू कम है तो कम SNR पे हमारा कौन सा बेहतर है? STBC बेहतर है। ज़्यादा अगर SNR हमारे पास है मौजूद तो हमारा स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग माइमो बेहतर है। तो फिर जहाँ पर ये दो ग्राफ्स आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहाँ हम स्विचिंग थ्रेशोल्ड बनाते हैं कि इस थ्रेशोल्ड से अगर नीचे नीचे हमारे पास SNR रह रहा हुआ तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? STBC, और अगर इस थ्रेशोल्ड से ऊपर SNR हमें मिल रहा हुआ तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? SM माइमो। तो ज़ाहिर है जब ये चूँकि ये SM माइमो हाई SNR रिजीम इसे कहते हैं, हाई SNR रिजीम, ये लो SNR रिजीम। तो SM माइमो चूँकि हाई SNR रिजीम में ज़्यादा अच्छा काम करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये बेस स्टेशन जो है ना, या ई नोड भी, उसके करीब ये काम करेगा SM माइमो, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि करीब वालों का SNR ज़्यादा होगा। और STBC जहाँ SNR कम है वो जो है वो दूर के एरिया में, यानी कि जो बेस स्टेशन से ई नोड बी से दूर के एरिया को यानी कि वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिट एरर प्रॉपर्टीज़ हैं, बिट एरर रेट और SNR गिवन SNR पर, नहीं कि अगर SNR फिक्स करते हैं हम गिवन SNR पर, ये जो है वो कम बिट एरर देगा और ये ज़्यादा बिट एरर देगा इस थ्रेशोल्ड से पहले। ये अगर थ्रेशोल्ड है ना, लेकिन अगर हम ये कम SNR पे ले जाएंगे और फिर एक फिक्स्ड SNR खींचेंगे तो उस पर SM माइमो कम देगा हमें बिट एरर रेट, ये STBC बिट एरर रेट ज़्यादा देगा। या अगर हम बिट एरर रेट को कांस्टेंट लेते हैं, इस थ्रेशोल्ड के बाद बिट एरर को कांस्टेंट लेते हैं, तो सेम बिट एरर को अचीव करने के लिए STBC का SNR कम लगेगा, SM माइमो का SNR ज़्यादा लगेगा। और अगर इस थ्रेशोल्ड से पहले देखते हैं हम, तो इस सेम BER अचीव करने के लिए इसकी SNR कम लगेगी, इसकी SNR ज़्यादा लगेगी। जी, पायलट ट्रांसमिशन ओवर माइमो FDM, हम आपको याद होगा कि पायलट क्यों ट्रांसमिट करते थे? ताकि हम वो सिग्मा या डायगोनल चैनल का जो जिससे हम इक्वलाइजेशन करनी है वो ले सकें। इन अदर वर्ड्स हम चैनल की खैर खबर ले सकें कि चैनल कैसा बिहेव कर रहा है। तो आपको याद होगा कि पैटर्न्स, यानी कि पायलट मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स पे हम भेज सकते थे। एक था कि पूरे सब कैरियर पे भेज दें, एक था कि एक सब कैरियर के पूरे सिंबल्स पे भेज दें, एक ये 2D होता था। ठीक है, तो ये 2D शो किया गया है। तो अगर आप ये देखेंगे जहाँ ये इसके पायलट हमने सेंड किए हैं वहाँ इसके ये पहले एंटेना का है सिंबल पैटर्न, ये दूसरे एंटेना का है पायलट पैटर्न। तो यहाँ देखें जहाँ इसका पायलट है वहाँ इसकी नो ट्रांसमिशन है, ब्लैक मीन्स नो ट्रांसमिशन, और जहाँ इसकी नो ट्रांसमिशन है वहाँ इसका पायलट ट्रांसमिशन है। यानी कि जब हम पायलट ट्रांसमिट करेंगे ये देखने के लिए कि चैनल कैसा है, तो इंटरफेरेंस रोकने के लिए जब हम इसका पायलट ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो दूसरे एंटेना से कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेंगे,
उस ख़ास आरी में, ठीक है। उस रिसोर्स एलिमेंट में हम जो है वो कुछ ट्रांसमिट करेंगे, और जब हम इसका पायलट ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो उस रिसोर्स एलिमेंट में पहले एंटेना से हम कुछ भी ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ताकि जो है विदाउट एम्बिग्विटी हमारे पास चैनल की वैल्यूज़ आ जाए। ठीक है जी। मल्टी यूज़र माइमो पहले अगर जब हम बात कर रहे थे ना, अगर आप ये इस तस्वीर को गौर से देखें तो ये ट्रांसमीटर है, ये रिसीवर है। पहले आपने देखा होगा कि एक ही ट्रांसमीटर पर दो एंटीना लगे हुए थे और एक ही रिसीवर पर दो एंटीना लगे हुए थे, ठीक है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, ये देखिए, एक ही ट्रांसमीटर पर दो एंटीना लगे हुए थे, एक ही रिसीवर पर दो एंटीना लगे हुए थे। अब क्या है, अब एक ट्रांसमीटर दो एंटीना है, अब दो रिसीवर्स डिफरेंट है। ये ऐसा ही है जैसे माइमो है, लेकिन अब एक एंटीना एक रिसीवर का है, दूसरे एंटीना दूसरे रिसीवर का है। जब ऐसा हो जाए तो इसको हम कहते हैं मल्टी यूज़र माइमो। है ये माइमो, लेकिन मल्टी यूज़र की वजह से ये बना है। मतलब इफेक्टिवली तो यही है ना कि 2x2 दो ट्रांसमीटर एंटेना है, दो रिसीव एंटेना है, लेकिन हैं ये दो डिफरेंट यूज़र्स के, तो इसलिए इसको कहेंगे मल्टी यूज़र माइमो, ठीक है, मल्टी यूज़र माइमो, ठीक है। तो बाकी जो है वो जो है वो ये हम क्या कर रहे हैं, प्री कोडिंग याद है ये आपको, हमने क्या किया था, प्री कोडिंग I50 लिया था, किस केस में भला I50 लिया था, LT OFDM के केस में, ठीक है। तो ये प्री कोडिंग एक्चुअली क्या है, प्री कोडिंग एक्चुअली इसका इन्वर्स है। अगर चलें हम I50 की भी बात नहीं करते, सिंपल प्री कोडिंग की बात करते हैं, तो ये क्या है, चैनल का इन्वर्स है, ज़ीरो फोर्सिंग प्री कोडिंग, और ये चैनल है और ये हमारा रिसीवर। तो जब हम y इक्वल्स टू एक्स एच प्लस एन है, तो x क्या है, x है w मल्टीप्लाइड बाय s, और w क्या है, h इनवर्स s, ठीक है। h ये वाला h इनवर्स s क्या है, wx, ठीक है। h इनवर्स s आ गया, h इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, y वुड बी इक्वल टू s प्लस एन, ये हम जो है उस जो सिंबल्स हैं ये वाले s, ये हमें रिसीव हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि रिसीवर साइड पे हमें इक्वलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो कहाँ हो गई थी, वो पहले ही ट्रांसमीटर में हो गई थी। रिसीवर डज नथिंग टू रिकवर द डेटा, इक्वलाइजेशन इज डन एट द ट्रांसमीटर, इक्वलाइजेशन इज डन एट द ट्रांसमीटर, ठीक है। ये डिफरेंट ट्रांसमिशन मोड्स हैं हमारे LTE में। मोड 1 में सिंगल एंटेना ट्रांसमिशन है, मोड 2 में ट्रांसमिट एंटेना डाइवर्सिटी है, जिसमें हम एलामुती कोडिंग और SFVC वगैरह इस्तेमाल करेंगे। मोड 3 में ओपन लूप SM माइमो है, जिसमें हम CSI का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मोड 4 में क्लोज लूप SM माइमो है, जिसमें हम चैनल कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे और डायगोनलाइज करेंगे, यानी कि इसमें चैनल क्वालिटी इंडिकेटर इसमें इसको इस्तेमाल करेंगे। PM जो है वो RI जो है वो रैंक इंडिकेटर है, और PMI जो है समथिंग मैट्रिक्स इंडिकेटर है। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है PMI क्या था, खैर ये गूगल से देखा जा सकता है। मोड 5 मल्टी यूज़र माइमो, जिसमें दो रिसीवर साइड पर जो दो एंटेनास थे वो डिफरेंट रिसीवर के होंगे। मोड 6 क्लोज लूप बीम फॉर्मिंग, चलें अभी हम इसको डिस्कस नहीं करते, बीम फॉर्मिंग क्या है। मोड 6 क्लोज लूप बीम फॉर्मिंग, मोड 7 ओपन लूप बीम फॉर्मिंग। ये डिसाइड कौन करता है, ये ई नोट बी ने डिसाइड करना है कि क्या होना है। तो PUSCH पावर कंट्रोल, ये PUSCH हमारा क्या था, फिज़िकल अपलिंक शेयर्ड चैनल था। उसकी पावर कंट्रोल का फार्मूला जो है वो यहाँ पर गिवन है। तो ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। ये कहाँ से लिया गया है, ये TS 36.213
ये 3 GBP है, थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम, जो कि स्टैंडर्डाइजेशन का काम करती है LTE, LTE-A और 5G वगैरह का। तो उसका एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है। इस तरह के बहुत से टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स आपको उनकी वेबसाइट पे मिलेंगे जो मुख्तलिफ़ चीज़ों को डील कर रहे हैं। कोई मशीन टू मशीन या मशीन टाइप कम्युनिकेशन को डील कर रहा है, कुछ डेटा रेट्स को डील कर रहा है, बहुत सी चीज़ों को। ये टेक्निकल जो स्टडीज़ हैं, ये इसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो बताते हैं आपको। तो ये वहीं से लिया गया है। POSCH इज़ द मिनिमम ऑफ P मैक्स मैक्सिमम पावर, या फिर 10 log m प्लस पी नॉट प्लस अल्फ़ा PL प्लस डेल्टा MCS प्लस F डेल्टा I। ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स क्या हैं, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किए गए हैं। P मैक्स क्या है जी? मैक्सिमम एलोकेटेड पावर दैट डिपेंड्स ऑन UE पावर क्लास। ये उसमें एम्पलीफायर वगैरह कौन सा लगा हुआ है। M इज़ द नंबर ऑफ असाइंड रिसोर्स ब्लॉक्स एज इंडिकेटेड इन अपलिंक स्केजुलिंग ग्रांट। तो जब ये M क्या है? M जो ई नोड B की तरफ से यूज़र को दिए गए या एलोकेट किए हुए रिसोर्स ब्लॉक्स हैं। रिसोर्स ब्लॉक क्या हुआ करता था? रिसोर्स ब्लॉक, एक रिसोर्स ब्लॉक में 12 OFDM कैरियर्स होते थे और 14 सिम्बल्स होते थे। P नॉट इज़ अ UE स्पेसिफिक पैरामीटर विद 1 dB रेजोल्यूशन। ये UE स्पेसिफिक पैरामीटर, इसको हम नहीं छेड़ते। A इज़ अ UE स्पेसिफिक पाथ लॉस कंपनसेशन फैक्टर विद 8 वैल्यूज़, ये गिवन वैल्यूज़ हैं। PL इज़ अ डाउनलिंक पाथ लॉस कैलकुलेटेड इन UE फ्रॉम RSRP मेजरमेंट सिग्नल रिसीव पावर एंड सिग्नल RS ट्रांसमिट एंड सिग्नल RS रेफरेंस सिंबल ट्रांसमिट पावर। DMCS इज़ अ पावर एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू MCS। MCS कहते हैं मॉड्यूलेशन कोडिंग स्कीम। ये मुख्तलिफ इसके लेवल्स हैं। MCS लेवल 1 है, लेवल 2 है, मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स हैं। डिपेंड करता है कि हमारी लोकेलिटी क्या है, एरिया कौन सा है, उसको बेस करते हुए MCS लेवल डिसाइड होता है। ठीक है, बाकी भी चीज़ें ज़ादोव-चू सीक्वेंसेस, ये आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने ज़ादोव-चू सीक्वेंसेस का नाम लिया था। ये सीक्वेंसेस मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते थे, और मिसाल के तौर पर एक इस्तेमाल ये था कि ये रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो ये उसका फार्मूला है। ठीक है, यूथ रूट n इक्वल्स टू e⁻j_u_n_n+1/n_z_c ज़ादोव-चू। तो NZC क्या है? लेंथ ऑफ द सीक्वेंस है। ठीक है, ये UE में इस्तेमाल होती है काफ़ी जगहों पे। मिसाल के तौर पर हमने ये रैंडम एक्सेस प्रीएम्बल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। हमने पहले देखा था या डिस्कस किया था कि ये क्यों इस्तेमाल होती है, क्योंकि इसकी कोरिलेशन प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। यानी कि अगर ये एक सीक्वेंस बनाया है किसी वजह से, फिर दूसरा जब सीक्वेंस बनाएंगे किसी दूसरे सिंबल के लिए, किसी दूसरी प्रीएम्बल के लिए, तो वो दो सीक्वेंसेस आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे, यानी कि आपस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, गुड ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये है कि अपने साथ तो बिल्कुल ज़्यादा मैच कर रहा होगा, लेकिन क्रॉस कोरिलेशन का, लेकिन किसी दूसरे सीक्वेंस के साथ ये कभी भी मैच नहीं करेगा। ठीक है जी, ये अपलिंक चैनल एस्टिमेशन में DFT ऑफ अ ज़ादोव-चू सीक्वेंस इन टाइम डोमेन प्रोवाइड्स अनदर, यानी कि एक ज़ादोव-चू सीक्वेंस है, उसका DFT लेंगे तो एक अदर सीक्वेंस निकल आएगा जिसकी कोरिलेशन प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होंगी। ये लॉजिकल चैनल्स, मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स LTE में हैं। उसमें लॉजिकल चैनल्स हैं, ट्रैफिक चैनल्स हैं, और फिर फिज़िकल चैनल्स हैं। तो लॉजिकल चैनल्स में कंट्रोल चैनल्स और ट्रैफिक चैनल्स हैं। तो कंट्रोल चैनल्स में ब्रॉडकास्ट कंट्रोल चैनल, नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो पूरे सिस्टम को जानी है, तमाम यूज़ को जानी है, वो इधर से इनिशिएट होगी। पेजिंग कंट्रोल चैनल लोकेशन देखने के लिए पेजिंग कंट्रोल चैनल इस्तेमाल होगा। कॉमन कंट्रोल चैनल यूज़ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इन कंजक्शन विद रैंडम एक्सेस के हवाले से चीज़ें देखने के लिए कॉमन कंट्रोल चैनल है। डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल यूज़ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन टू और फ्रॉम UE हैंड ओवर मैसेजेस के लिए इस्तेमाल होता है। मल्टीकास्ट कंट्रोल चैनल यूज़ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर रिसेप्शन ऑफ
MTCH, मशीन टाइम कम्युनिकेशन, सॉरी मल्टीकास्ट ट्रैफिक चैनल। जी, ट्रैफिक चैनल्स में कौन कौन से हैं? ट्रैफिक चैनल्स में हैं डेडिकेटेड ट्रैफिक चैनल और मल्टीकास्ट ट्रैफिक चैनल। तो डेडिकेटेड चैनल में यूज़ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा और टू एंड फ्रॉम यूई से डेटा आने ले जाने के लिए इस्तेमाल होगा। मल्टीकास्ट ट्रैफिक चैनल यूज़ फॉर ट्रांसमिशन ऑफ MBMS सर्विसेज। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे काम के। हमारे काम के कौन से चैनल्स हैं? हमारे काम के एक्चुअली चैनल्स ये भी एक्चुअली नहीं है। चलिए इसको देख, हमारे काम के चैनल एक्चुअली ये फिज़िकल चैनल्स हैं, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। ट्रांसपोर्ट चैनल्स डाउनलिंक के केस में क्या है जी? ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, पेजिंग चैनल्स हैं, डाउनलिंक शेयर चैनल्स के दो डाउनलिंक शेयर चैनल्स हमारे पास दो हैं फिज़िकली, एक डाउनलिंक और डाउनलिंक शेयर चैनल है। इस तरह से अपलिंक शेयर चैनल, अपलिंक शेयर चैनल, डाउनलिंक शेयर चैनल है, अपलिंक शेयर चैनल है, रैंडम एक्सेस या रैक चैनल है। और जो रैक चैनल है ये एक्चुअली रैंडम एक्सेस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए इस्तेमाल होगा, जो हम आगे जाके देखेंगे। जी, ये हमारे काम के चैनल हैं। फिज़िकल डाउनलिंक शेयर चैनल, ये ऐसा चैनल है जहाँ पे यूज़र का डेटा जाना है कहाँ से? फ्रॉम E-Node B टू यूज़र, ठीक है। यूज़र की तरफ डेटा जाना है फिज़िकल डाउनलिंक शेयर चैनल से। फिज़िकल ब्रॉडकास्ट चैनल डिलीवर द सिस्टम इन्फॉर्मेशन टू द यूज़र्स, यानी कि तमाम यूज़र्स को जो डेटा जाना है वो इस फिज़िकल चैनल से जाना है। फिज़िकल कंट्रोल फॉर्मेट इंडिकेटर चैनल PCFICH informs UE about CFI frame indicator which indicates the number of OFDM symbols used for PDCCH transmission। तो ये बताता है कि जो ट्रांसमिशन OFDM ट्रांसमिशन है वो कितने सिंबल्स की है किसी भी ख़ास यूई के लिए, ठीक है। तो ये CFI जो है वो इंडिकेटर एक जो है वो फील्ड है जिसके शायद 3 बिट की फील्ड है, उससे अंदाज़ा हम लगाते हैं कि भाई कितने OFDM सिंबल किसी यूई के लिए आए हैं। फिज़िकल मल्टीकास्ट चैनल delivered to used to deliver broadcasting services। Physical downlink control channel PDCCH informs UE about resource allocation of PCH and downlink shared channel। यानी कि ये इन्फॉर्मेशन यानी कि यूई को जो इन्फॉर्मेशन आती है कि कब डाउनलिंक शेयर चैनल पे आपकी जो डेटा है वो आएगा, वो इस कंट्रोल चैनल के थ्रू आता है, फिज़िकल डाउनलिंक कंट्रोल चैनल के थ्रू। और क्या क्या इसमें आता है? हार्क इन्फॉर्मेशन रेडियो डाउनलिंक चैनल, हार्क कहते हैं हाइब्रिड ARQ। तो ये जब अगर किसी में हमारा रिसीवर जो है वो डिकोड ना कर सके तो क्या होता है, जो रिसीवर है जो वो रिक्वेस्ट करता है ट्रांसमीटर से कि आप दोबारा सेंड करें, ठीक है। तो फिर वो उसे आर्क कहते हैं, ऑटोमेटेड रिपीट रिक्वेस्ट। हार्क इसलिए कहते हैं, हार्क यहाँ पे ये है हाइब्रिड आर्क, कि ये पिछले जो गलत डिकोडेड मैसेजेस हैं उनको डिलीट नहीं किया जाता, तो उसको भी बाद में डिसीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हाइब्रिड ARQ कहते हैं। तो ऐसा करने से हो सकता है कि डिकोड हो जाए, यानी कि एरर तो आया हो लेकिन फिर भी डिकोड हो जाए, ठीक है। तो फिर दोबारा ट्रांसमिट करने की रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अपलिंक स्केजुलिंग ग्रांट कि जब यानी कि अपलिंक जब यूज़र ने डेटा भेजना है टुवर्ड्स E-Node B तो उसकी ग्रांट के लिए ये वाला चैनल इस्तेमाल होगा। फिज़िकल हार्क इंडिकेटर चैनल, ये अभी हार्क की बात कर रहे थे, ये इसका इंडिकेटर चैनल है। ये बताएगा कि मतलब एक और नैक के लिए इस्तेमाल होगा, कि ये एक्नॉलेज करेगा कि हमें डेटा मिल गया है सही तरह से, या फिर ये नैक भेजेगा कि डेटा नहीं मिला, डिकोड नहीं हो सका। जिस तरह से डाउनलिंक फिज़िकल चैनल है, इस तरह से अपलिंक फिज़िकल चैनल है। फिज़िकल डाउनलिंक शेयर्ड चैनल, जैसे हम कहते थे कि वो E-Node B से डेटा यूज़र की तरफ भेजता था,
तो फिज़िकल अपलिंक शेयर चैनल जो है वो उससे उलट है कि वो यूज़र से डेटा जाना है ई नोट बी, जब यूज़र डेटा भेजेगा ई नोट बी की तरफ तो वो इस चैनल के थ्रू भेजेगा। ठीक है, अपलिंक काउंटर पार्ट ऑफ पी डी एस सी एच। फिज़िकल अपलिंक कंट्रोल चैनल जिस तरह से पी डी सी सी एच था डाउनलिंक के लिए, उसी तरह से पी यू सी सी एच है, वही कंट्रोल चैनल है अपलिंक के लिए। कैरीज हार्ट नैक रिस्पॉन्स, जब जब डी एल डाउनलिंक ट्रांसमिशन हो जाएगी तो यूज़र भी तो भेजेगा ना एक और नैक के मुझे मिल गया नहीं मिल गया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इस कंट्रोल चैनल के थ्रू जानी है। स्केजुलिंग रिक्वेस्ट यानी कि चैनल के एलोकेशन की रिक्वेस्ट जो है वो इसके थ्रू जानी है। कैरीज चैनल स्टेटस रिपोर्ट्स यानी कि जो फीडबैक रिपोर्ट नहीं जाती थी CQI PMI और RI, तो ये उसका स्टेटस लेके जाता है। एट मोस्ट 1 PUSCH पर UI यानी कि एक UI के लिए एक PUCCH होता है। रैंडम एक्सेस चैनल यानी कि फिज़िकल रैंडम एक्सेस चैनल ये PRACH है, तो ये एक्चुअली रैंडम एक्सेस इनिशिएट करने के लिए होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से LTE के थोड़े से एडवांस फीचर्स के हवाले से। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स जो हैं वो ज़्यादा कवरेज और जब ज़्यादा डेंस हो जाते हैं तो हम सेल का साइज़ छोटा कर देते हैं। तो ये अभी जो आपको लाइट ब्लू कलर नज़र आ रहे हैं मैक्रो सेल्स हैं, बहुत बड़े सेल्स, फिर ये किसी भी एक बिल्डिंग के लिए स्मॉल सेल्स, और ये फिर पिको सेल्स, और ये फिर फेम्टो सेल्स बिल्कुल इंडोर हॉटस्पॉट वगैरह के लिए ये बिल्कुल फेम्टो सेल्स इसके अंदर लगाए गए हैं। तो अच्छा, तो आपको ये याद होगा कि जब हमने LTE लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था तो हमने कहा था इसकी मुख्तलिफ इसकी यानी कि मुख्तलिफ जो है वो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के लिए LTE चल सकता है। हमने कहा था ये इसकी 20 मेगाहर्ट्ज़ भी बैंडविड्थ हो सकती है, इसकी 10 भी हो सकती है, इसकी 5 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 1.4 भी हो सकती है। तो अगर आप किसी इलाके किसी जगह पे 20 मेगाहर्ट्ज़ जो है वो फ्रीक्वेंसी आपको ऑपरेटर को मिल सकती है तो ऑपरेटर उसमें लगा दे पूरे का पूरा LTE। अगर किसी को 10 मेगाहर्ट्ज़ मिलती है वो उसमें लगा दे, किसी को 1.4 मेगाहर्ट्ज़ में मिलती है वो उसमें लगा दे। LTE एज सच पूरे का पूरा सिस्टम वर्क करेगा और बस डेटा रेट में फ़र्क पड़ेगा, बाकी फंक्शनैलिटी वही होगी। तो जब ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते फिर, अच्छा अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 मेगाहर्ट्ज़ कंटिगुअस मिले, यानी कि पूरी की पूरी 20 मेगाहर्ट्ज़ साथ साथ हो सकता है कि कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड किसी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी से ख़ास फ्रीक्वेंसी तक हो जाए, दरमियान में कुछ आपको ना मिले, और फिर आगे जाके कुछ थोड़ी सी और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम आपको मिल जाए। तो कैरियर एग्रीगेशन ये कहता है कि हम क्या करें, अगर आपकी ट्रांसमिशन है तो आप क्या करें, जो है वो दोनों डिफरेंट कैरियर्स को आप इस्तेमाल करते हैं आपकी ट्रांसमिशन कर दें। ठीक है, जैसे ये कंटिगुअस कैरियर एग्रीगेशन है। कंटिगुअस कैरियर एग्रीगेशन ये है कि अच्छा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी टाइप्स ये हैं। हमारे पास 3 पॉसिबल कैरियर एग्रीगेशन टाइप्स। इंट्रा बैंड कंटिगुअस कैरियर एग्रीगेशन के हम कैरियर एग्रीगेशन करें लेकिन किसी बैंड के अंदर रहते हुए। ठीक है, तो यानी कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है 40 मेगाहर्ट्ज़ बचा था, तो हम ये कंटिगुअस कैरियर एग्रीगेशन है। हमने जो है वो कुछ यहाँ से इस वाले से इस्तेमाल कर ली, कुछ इस वाले से इस्तेमाल कर ली, ऐसा नहीं किया। ये हो सकता है किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हो, तो हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए जो है वो इस्तेमाल कर लिया। नॉन कंटिगुअस कैरियर एग्रीगेशन ये है कि आप इसको, यानी कि ये आपके पास पहले ही ये था,
यानी कि ये आपके पास एक ऑपरेटर के पास बैंड है, ये दूसरे ऑपरेटर के पास बैंड है, ये तीसरे ऑपरेटर के पास बैंड है। तो आपने क्या किया, आपने कुछ यहाँ का इस्तेमाल कर लिया और इसको छोड़ के, क्योंकि ये आपका नहीं है, कुछ यहाँ से इस्तेमाल कर लिया। तो आपको जो है वो ये इसको कहेंगे कि हमने नॉन कंटिगुअस कैरियर एग्रीगेशन की है। इसको हम पिक्टोरियली देखें, ये इंट्रा बैंड कंटिगुअस है कि एक आपके पास फ्रीक्वेंसी बैंड ए था, फ्रीक्वेंसी बैंड बी था, तो आपने कंटिगुअस इस्तेमाल कर लिया, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी बैंड ये इस्तेमाल कर दिया, ये उसी फ्रीक्वेंसी बैंड में रहते हुए इतनी फ्रीक्वेंसी का एक ये कंपोनेंट, ये दूसरा कंपोनेंट, एक कंपोनेंट कैरियर, दूसरा कंपोनेंट कैरियर उसी बैंड में रहते हुए इस्तेमाल कर लिया। इंट्रा बैंड नॉन कंटिगुअस का मतलब ये है कि ये फ्रीक्वेंसी बैंड हमारे पास था, हमने इसी में रहते हुए पहले एक कंपोनेंट कैरियर इस्तेमाल किया, दरमियान में ये फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल नहीं की, फिर आगे दूसरा कंपोनेंट कैरियर इस्तेमाल कर लिया इसी बैंड में रहते हुए। तीसरी है इंटरबैंड इंटरबैंड, तो उसमें दो फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, तो एक फ्रीक्वेंसी बैंड में हमने एक कंपोनेंट कैरियर इस्तेमाल कर लिया, दूसरी फ्रीक्वेंसी बैंड में दूसरा कंपोनेंट कैरियर इस्तेमाल कर लिया। तो इसे कहेंगे, इसे कहते हैं हम कैरियर एग्रीगेशन। इससे क्या होता है, यानी कि इससे हमारी बैंडविड्थ की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, यानी कि अब हमारा ये जो दूसरे वाला बैंड है ये ज़ाया नहीं गया। ठीक है, तो ये जो पिछले वाली लेगेसी टेक्निक्स थी 3G और GSM वगैरह में, वहाँ ये कैरियर एग्रीगेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था। इवन LTE की जो रिलीज़ का मतलब ये होता है कि जब वो डॉक्यूमेंट्स वो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, डॉक्यूमेंट्स पब्लिक होते हैं, तो उसको कहते हैं जी, जो एक वक्त में स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो होती है उसको कहते हैं रिलीज़, उसे रिलीज़ बेगली कहते हैं। तो वो अब इम्प्रूवमेंट होती रहती है ना, तो एक रिलीज़ आई, उसके बाद फिर इम्प्रूवमेंट हुई, दूसरी रिलीज़ आई, तीसरी रिलीज़ आई, चौथी रिलीज़ आई, तो ऐसे करते करते तो जो इनिशियल रिलीजेस थी LTE की, उसमें कैरियर एग्रीगेशन था ही नहीं। ठीक है, तो ये बाद की रिलीजेस में आया। जी, तो अब हमने जब बात की ना कि जब हम इंटरबैंड देखेंगे, तो एक कैरियर कंपोनेंट कैरियर को हम कहेंगे ये प्राइमरी कैरियर है, और जो दूसरे कंपोनेंट कैरियर को कहेंगे कि ये सेकेंडरी कैरियर है। इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए यूज़र का डेटा सेंड किया जाएगा PDCCH। यानी कि जब पर प्राइमरी कैरियर है तो कंट्रोल चैनल इसके पास होगा, जबकि डेटा दोनों ये भेजेंगे। डेटा किस में भेजते थे, PDSCH भेजेंगे ये दोनों डेटा, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा, कंट्रोल ये प्राइमरी वाला करेगा। तो अब जब इसने PUSCH भेजना है तो इसने भी प्राइमरी वाले को भेजना है। ठीक है, देखें ये प्राइमरी कैरियर है, सेकेंडरी कैरियर है, तो PDCCH इसी के पास रहेगा, डेटा ये भी सेंड करेगा और ये भी सेंड करेगा। इसको कहते हैं क्रॉस कैरियर स्केजुलिंग, यानी कि ये एक कैरियर है, दूसरा कैरियर है, तो क्रॉस कैरियर हम स्केजुअल कर रहे हैं, यानी कि क्रॉस कैरियर को के वाले को एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, कन्वेंशनली क्या होता है कि हर कंपोनेंट कैरियर का अपना PDCCH होता है। जैसे ये हर कंपोनेंट कैरियर है, ये कंपोनेंट कैरियर इसका अपना PDCCH, ये अपना कंपोनेंट कैरियर इसका अपना PDCCH, अपना कंपोनेंट कैरियर अपना PDCCH। लेकिन जब हम क्रॉस कैरियर स्केजुलिंग करेंगे तो एक कॉमन PDCCH होगा प्राइमरी सेल का, बाकी सारों को ये कंट्रोल करेगा। बाकी सारों के PDSCH तो होंगे, लेकिन PDCCH सिर्फ प्राइमरी वाले में रहेगा। ठीक है, ये देखें विदाउट क्रॉस कैरियर स्केजुलिंग
और जो राइट साइड पे है ये विद क्रॉस कैरियर स्केड्यूल। जी ये देखिए, जिसकी हम बात करते हैं रिलीज़ 10, रिलीज़ 11, ठीक है। उसके बाद रिलीज़ 12 भी आई, 13 भी आई, 14 भी आई, ठीक है। तो जो कैरियर एग्रीगेशन हेटेरोजेनस नेटवर्क सिनेरियोज, उसमें आप अगर आप देखें तो आपने क्या किया हुआ है, ये छोटे छोटे यानी कि ये एक तो मैक्रो सेल्स है ना, फिर ये छोटे सेल्स बनाए हुए हैं जिनमें ये जो ब्लू है ये प्राइमरी, ये कंपोनेंट कैरियर 1 है, और रेड जो है वो कंपोनेंट कैरियर 2 है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, इस जगह पर हमारे कंपोनेंट कैरियर 1 के बड़े बड़े मैक्रो सेल्स में ये रिमोट रेडियो हेड्स हैं, बिल्कुल छोटे से, यानी कि इनका कवरेज एरिया है, और ये रिमोट रेडियो हेड में कोई ज़्यादा प्रोसेसिंग करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। समझे, सिंपली सिग्नल्स को रिसीव करके आगे ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी होती है, ठीक है जी। तो रिले भी तकरीबन ऐसी ही चीज़ है कि सिग्नल को रिसीव किया, और यानी कि रिसीव किया और फिर आगे ट्रांसमिट कर दिया। फिर रिले में और आरएनएच में क्या फ़र्क है कि आरएनएच तो ये आगे कवरेज के लिए भी इस्तेमाल होता है, कि ये यानी कि रिमोट जगहों पर कवरेज के लिए भी आरएनएच इस्तेमाल होता है। जी, तो इससे ज़्यादा नेटवर्क डेंसिफिकेशन, स्मॉल सेल्स बनाने से नेटवर्क डेंसिफिकेशन होगी। डुअल कनेक्टिविटी, यानी कि कनेक्टिविटी दोनों से हो सकती है, मैक्रो सेल से भी बैक वक्त और स्मॉल सेल से भी। साइमल्टेनियसली कनेक्टिविटी टू मैक्रो एंड लो पावर लेयर, मैक्रो सेल सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड बेसिक कंट्रोल सिग्नलिंग, स्मॉल सेल हाई कैपेसिटी डेटा। यानी कि फिर क्या होगा कि जो बड़ा सेल है मैक्रो सेल, वो क्या करेगा, वो आपको कंट्रोल सिग्नलिंग देगा, और हाई डेटा डेटा आपको कौन देगा, स्मॉल सेल, क्योंकि वो उसके अंदर कम यूज़र्स आएंगे। तो ये था कि प्राइमरी और सेकेंडरी के हिसाब से। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एलटी अनलाइसेंस्ड की। अभी जो हम एलटी या जो भी ऑपरेटर हमारे इस्तेमाल करते हैं स्पेक्ट्रम, वो सारा लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम होता है। जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए को पैसे देके स्पेक्ट्रम ख़रीदते हैं, तो वो सारे लाइसेंस्ड होते हैं। अनलाइसेंस्ड कौन से बैंड्स हैं, आमतौर पर अनलाइसेंस्ड हमारे आईएसएम बैंड है, जिसमें हम वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा अनलाइसेंस्ड बैंड है। तो एज अ सेकेंडरी कैरियर LTEU अनलाइसेंस इज़ इंटीग्रेटेड टू LTE लाइसेंस्ड। अब ये करना ये चाहते हैं हम कि अनलाइसेंस्ड वाली फ्रीक्वेंसीज़ को भी इस्तेमाल किया जाए कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने के लिए। तो करेंगे क्या कि प्राइमरी कैरियर LTE लाइसेंस्ड में रखेंगे, और अनलाइसेंस्ड जो है वो सेकेंडरी कैरियर रखेंगे। सारा कंट्रोल इसके पास भी होगा, लेकिन डेटा रेट जो है वो हमें, डेटा जो है हमें सेकेंडरी चैनल, सेकेंडरी कैरियर है वो भी दे सकेगा, ठीक है। लाइसेंस प्राइमरी कैरियर में और अनलाइसेंस जो है वो सेकेंडरी कैरियर में, ठीक है जी। यहाँ पे भी ये दो प्रोसेसेस हैं, यहाँ पे अपलिंक डाउनलिंक बहुत है, यहाँ पे सिर्फ जो है वो डाउनलिंक है, अपलिंक डाउनलिंक, अपलिंक डाउनलिंक, ठीक है। कवरेज एंड कैपेसिटी गारंटी, मोबिलिटी एंड सर्विस कंटिन्यूटी, QS गारंटी, और यूनिफाइड OM/RM बिलिंग। ये तो ऑपरेटर रिलेटेड चीज़ें हैं, ये तो हमें इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है जी। LTE एंड वाईफाई इंटरवर्किंग, जैसे हम पहले कह रहे थे ना कि भाई अनलाइसेंस्ड इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो करना ये चाहते हैं LTE वाले कि जो वाईफाई का स्पेक्ट्रम है उसको भी इस्तेमाल किया जाए, कि जब वाईफाई इस्तेमाल ना हो रहा हो तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाए। मोटिवेशन ऑफलोड सेलुलर डेटा नेटवर्क, कि भाई जो सेलुलर डेटा ट्रैफिक है वो पहले ही काफ़ी ओवरलोडेड है, तो यहाँ इस वाले स्पेक्ट्रम को इस्तेमाल किया जाए। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ WLAN, ताकि जो WLAN है वायरलेस लैन, उसकी यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा हो सके, फारिग ना बैठे।
Existing mechanisms are mainly based on static strategies and without knowledge of radio condition. Issues क्या हैं? Appropriate network discovery and selection strategy, precise UE positioning, minimized UE intervention. तो सबसे ज़्यादा इशू तो इसके फेयर प्ले का है, अभी हम आगे देखते हैं। सेलेक्ट एक्सेस नेटवर्क, WLAN, वाईफाई ऑफलोडिंग, जिसके मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ हैं। ये एक्वायर सेल ID, फिर डिसाइड नेटवर्क्स सिलेक्शन स्ट्रेटजी, पुश स्ट्रेटजी टू UE, सेलेक्ट एक्सेस नेटवर्क। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियोज़ हैं जिसमें UE ये देखेगा कि उसने किसके साथ, यानी कि क्या उसने अनलाइसेंस में रहना है, वाईफाई इस्तेमाल करना है, या लाइसेंस इस्तेमाल करना है, LTE इस्तेमाल करना है। क्योंकि वाईफाई आमतौर पर फ्री होता है, LTE जो है वो ज़ाहिर है फ्री नहीं होता। तो ऐसे कहना चाहिए कि LTE वगैरह का डेटा महंगा होता है और वाईफाई का आमतौर पर हमारा डेटा महंगा नहीं होता। LTE Wi-Fi networking, LTE Wi-Fi integration beneficial for the user experience to remain in a 3GPP मोबाइल सिस्टम, यानी कि वो 3GPP मोबाइल सिस्टम में भी रहेगा और वाईफाई भी इस्तेमाल करेगा। अब फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग ऑपरेटर्स विद मोर कंट्रोल और वाईफाई एक्सेस सिलेक्शन, नेटवर्क सेंट्रिक मोबिलिटी मैकेनिज़म्स, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट हैंड ओवर कमांड और रिडक्शन टू वाईफाई, और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। हाँ जी, मसला क्या है इश्यूज़ ऑफ LTE का? क्योंकि LTE यानी कि हम इन दोनों को इकट्ठा इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, इतना आसान क्यों नहीं है ये करना? LTE इज़ अ रूट टेक्नोलॉजी, यानी कि मैं तो है ना, स्केजुलिंग होती है। स्केजुलिंग कौन करता है? स्केजुलिंग ई नोड भी करता है। किसकी बेस पे करता है? चैनल की बेस पे करता है, किसके पास चैनल अच्छा है। जबकि वाईफाई इंक्लूड्स अ पोलाइटनेस प्रोटोकॉल, वाईफाई रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल है, जबकि LTE क्या है? एक्चुअली स्केजुअल्ड प्रोटोकॉल है, स्केजुअल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल है। तो होता ही है कि वाईफाई में होता ही है कि वो क्योंकि कैरियर से मल्टीपल एक्सेस पे इस्तेमाल होता है, तो वो क्या करता है, पहले वाईफाई में पहले जो यूज़र है वो पहले चैनल को सेंस करता है। तो अगर वो आइडल होता है तो फिर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो यानी कि सेंस बिफोर सेंडिंग, जबकि LTE ऐसा नहीं करता। LTE तो जो सेंड कर देता है। अगर तो अगर तो चैनल बिज़ी हुआ तो वाईफाई बैक ऑफ कर जाता है, सेंड नहीं करता। तो वो बैक ऑफ टाइम कितना होता है? वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता रहता है। तो वेट करके दोबारा सेंस करेगा। अगर चैनल दोबारा बिज़ी जा रहा है तो अपना वेटिंग टाइम बढ़ा देगा। तो अगर LTE और वाईफाई एक जगह इस्तेमाल हो रहे हुए तो वाईफाई बेचारे को तो टाइम ही नहीं मिलेगा चैनल को लेने का, वो तो सारे का सारा LTE लेता जाएगा। इसलिए लिखा है कि LTE इज़ अ रूट टेक्नोलॉजी, वाईफाई इंक्लूड्स अ पोलाइटनेस प्रोटोकॉल। बिकॉज ऑफ दिस इशू वाईफाई विल बैक ऑफ इफ़ इट सेंसेस इंटरफेरेंस फ्रॉम LTE यूजर्स। बिल्कुल ऐसा होगा। इवेंचुअली LTE कुड टेक ओवर द अनलाइसेंस बैंड। इसका मतलब ये होगा कि LTE वाईफाई वाला बैंड भी सारे का सारा इस्तेमाल कर रहा होगा। इसको रोकने के लिए LTE को कुछ प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, सच एज LBT, लिसन बिफोर टॉक। यानी कि अगर वो जिस तरह वाईफाई करता है ना कि वो सेंस करता है, इस तरह ये भी सेंस करे। तो अगर फारिग हो तो फिर ट्रांसमिट करे। न्यू कैरियर टाइप नया हो। डायनेमिक ट्रांसमिट एंड रिसीव, DRX, डिस्क्रीट रिसीव। रेफरेंस सिंबल ट्रांसमिशन ओनली फॉर रिसोर्स ब्लॉक दैट आर एलोकेटेड टू यूजर्स, यानी कि सबके लिए जेनेरिक ना हो, उन्हीं यूजर्स के लिए हो जो पहले से ही हैं। लिसन बिफोर टॉक क्या है जी? सेंस द चैनल और सब फ्रेम बाउंड्री, यानी कि सब फ्रेम जब ख़त्म हो रहा हो तो वहाँ पे चैनल को सेंस करें। परफॉर्म मल्टी सब फ्रेम डाउनलिंक if the channel is available। यानी कि मल्टीपल सब फ्रेम्स पे जो है वो डाउनलिंक परफॉर्म करें अगर चैनल अवेलेबल है। अगर
जब वो चैनल को सेंस कर रहा था, तो अगर एनर्जी डिटेक्ट हो जाती है तो वो ट्रांसमिट ना करे। चैनल स्विच इफ़ टू मैनी अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट्स आर मेड, अगर वो एनर्जी डिटेक्ट करता रहता है, हर दफ़ा करता रहता है, चैनल बिजी ही जा रहा है, तो इस चैनल को छोड़ के किसी दूसरे चैनल पे चला जाए। लीव को एग्जिस्टेंस गैप, और जब वो डाउनलिंक अपने इकट्ठे सब फ्रेम पर डाउनलिंक डेटा भेज दे, तो फिर एक ख़ास गैप के लिए वेट करे, उसमें ट्रांसमिट ना करे, तो इसको कहेंगे एल टी ऑफ पीरियड या को एग्जिस्टेंस गैप। ये देखें, लिसन बिफोर टॉक, लिसन बिफोर टॉक, सब फ्रेम के एंड पे उसने लिसन बिफोर टॉक किया, तो उसको ये चैनल खाली मिला। चैनल खाली मिला तो उसने क्या किया, डाउनलिंक मल्टीपल फ्रेम्स पर सेंड करना शुरू कर दिया। जब उसने ख़त्म किया तो यहाँ पे उसने इतना वेट किया, को एग्जिस्टेंस गैप, उसने इतना वेट किया, और फिर दोबारा उसने लिसन चैनल को देखना शुरू किया कि चैनल बिज़ी है कि नहीं। यहाँ उसे जो चैनल बिज़ी मिला, उसे दोबारा लिसन बिफोर टॉक किया, या फिर चैनल बिज़ी मिला, यहाँ चैनल उसको फ्री मिल गया, तो फिर उसने दोबारा ट्रांसमिट कर दिया, और फिर कोएग्जिस्टेंस गैप ले लिया। ठीक है जी। एक्चुअली जब हम इसको बात करते हैं ना, एल टी अनलाइसेंस की बात करते हैं, LTEU, तो इसको अब जिसका मौजूदा नाम है उसे कहते हैं LAA, लाइसेंस्ड असिस्टेड एक्सेस। ठीक है, तो ये जो है अगर हो जाता है तो जाहिर है परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरियर एग्रीगेशन LTE रिक्वायर्स डिस्टिंक्शन बिटवीन, यानी कि LAA जो है, जब हम लाइसेंस एक्सेस की बात करते हैं उसमें क्या करेंगे, प्राइमरी सेल हम किसको बना दिया करेंगे, LTE को बना दिया करेंगे, और जो सेकेंडरी सेल है वो किसको बना दिया करेंगे, वो अनलाइसेंस्ड यानी कि वाईफाई वाला जो है उसको सेकेंडरी सेल बना दिया करेंगे। इन LAA द अनलाइसेंस्ड कैरियर इज कंसिडर्ड ओनली एज सप्लीमेंट डाउनलिंक जो अब एक्चुअली जब हम LAA इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कनेक्शन स्ट्रेटजीज़ हैं, अभी आगे जाकर डिस्कस करते हैं। तो सेकेंडरी सेल असिस्टेड बाय लाइसेंस पी सेल वाया कैरियर एग्रीगेशन, ज़ाहिर है ये कैरियर एग्रीगेशन के थ्रू ही पॉसिबल है जी। तो ये एप्लीकेशन ऑफ कैरियर एग्रीगेशन है, सिनेरियोज़ हैं, उस तरह से टेक्निकल डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं, टेक्निकल रिपोर्ट नंबर दिस इससे लिए गए हैं। तो ये एक फ्रीक्वेंसी है ब्लू कलर वाली, और ये ब्राउन वाली दूसरी फ्रीक्वेंसी है, और ग्रीन वाली तीसरी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मैक्रोसेल F3 अनलाइसेंस्ड कैरियर है, जो ये वाले जो हैं वो अनलाइसेंस्ड कैरियर है, तो जाहिर है ये ब्लू वाला प्राइमरी सेल हो जाएगा और ये वाला सेकेंडरी सेल हो जाएगा। सिनेरियो टू क्या है कि ये भी स्मॉल सेल्स हैं जो लाइसेंस्ड वाले हैं, यानी कि मैक्रो सेल्स नहीं है, माइक्रो सेल्स हैं, स्मॉल सेल्स हैं, और जो नीचे हैं ये हमारे अनलाइसेंस्ड हैं। इसमें देखिए मैक्रो सेल्स में ये एक प्राइमरी सेल बन जाएगा और इन दोनों को सेकेंडरी सेल बना लेगा। यहाँ अब चूंकि ये पहले ही स्मॉल सेल्स हैं तो ये खुद प्राइमरी सेल बन के इसको सेकेंडरी बनाएगा, ये खुद प्राइमरी सेल बन के इसको सेकेंडरी बनाएगा। इसी तरह से अब ये क्या सिनेरियो है, ये एक मैक्रो सेल है, उससे आगे फिर ये स्मॉल सेल्स हैं, लेकिन ये उसी फ्रीक्वेंसी के हैं, F1 लाइसेंस्ड, F1 लाइसेंस्ड, और ये नीचे F3 अनलाइसेंस्ड। ठीक है, तो ये अकेला मैक्रो सेल्स इन दोनों को कंट्रोल करेगा, एंड देन ये फिर अपने सेकेंडरी को कंट्रोल करेगा, ये अपने सेकेंडरी को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये सिनेरियो 4 है जिसमें मैक्रो सेल की अलहदा से फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल सेल की अलहदा से फ्रीक्वेंसी है, और अनलाइसेंस्ड की अलहदा से फ्रीक्वेंसी है जी। अब जब LTE के साथ इंटरवर्किंग या LTE और LTE और लाइसेंस और अनलाइसेंस की बहस शुरू हुई तो उसके मुख्तलिफ नाम सामने आए। सबसे पहला नाम था LTEU का, बेस्ड ऑन 3GPP रिलीज 12 LTE टेक्नोलॉजी।
इसे बेस करते हुए इसका नाम सामने आया, जिसे LTE अनलाइसेंस्ड कहते हैं। ठीक है, फिर LWA नाम सामने आया, इसका मतलब है LTE वाईफाई लिंक अडाप्टेशन। ठीक है, तो ये हो गया डिवेल्ड एज अ पार्ट ऑफ रिलीज 13। जी, तो LTE-U अनवेल्ड बाय LTU फोरम, एक LTU फोरम है, उन्होंने इसको अनवेल किया था और थोड़ी सी पार्टिसिपेटिंग कमेटीज थी LTE-U में, इसलिए यहीं पे ख़त्म हो गया। LAA को किसने पकड़ा? LAA को 3GPP ने पकड़ा। 3GPP कौन है? 3GPP वो है जो LTE की स्टैंडर्डाइजेशन करती है। जिस तरह वाईफाई की स्टैंडर्डाइजेशन कौन करता है? वाईफाई की स्टैंडर्डाइजेशन करती है IEEE। ठीक है, तो इंक्लूड कंपनीज रिप्रेजेंटिंग वाईफाई इंडस्ट्री। तो LTE-U, LAA और ELAA, यानी कि रिलीज 13 रिलीज के बाद रिलीज 14 में इस LAA में इन्हांसमेंट की गई है। जी, LTE LAA is initiated as a part of 3GPP LTE. LTE LAA a unlicensed spectrum is extension of LTE carrier aggregation protocol। ज़ाहिर है इसमें जब LAA को इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कैरियर एग्रीगेशन का इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल का। LTE LAA on unlicensed band is always combined with licensed band in LTE। ठीक है जी, क्योंकि LTE का जो लाइसेंस बैंड है वो एक्चुअली कंट्रोल कर रहा होगा। एंड इज रिप्लेसिंग करंट टर्मिनोलॉजी ऑफ LTU। तो LTU की टर्मिनोलॉजी को किसने रिप्लेस कर दिया? LAA ने, लाइसेंस्ड असिस्टेड एक्सेस ने। तो LTU सबसे पहले मार्केट में आया था, तो इसमें LBT सपोर्ट नहीं थी, लिसन बिफोर टॉक की सपोर्ट नहीं थी। LAA लिसन बिफोर टॉक को सपोर्ट देता है। मुख्तलिफ मोड्स हैं, ये सप्लीमेंट डाउनलिंक मोड है, ये TDD टाइम डिवीजन डुप्लेक्स CA कैरियर एग्रीगेशन मोड है, ये स्टैंड लोन मोड है। तो SDL मोड में क्या है कि अनलाइसेंस्ड बैंड जो है वो डेटा ट्रैफिक लेता है और लाइसेंस बैंड कंट्रोल ट्रैफिक लेता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि लाइसेंस बैंड में क्या है? लाइसेंस बैंड में कंट्रोल ट्रैफिक है और अनलाइसेंस बैंड में डेटा ट्रैफिक है। जबकि TDD-CA मोड में क्या है? अनलाइसेंस्ड बैंड में दोनों काम हो सकते हैं, डेटा ट्रैफिक अपलिंक और बोथ डाउनलिंक जा सकती है। देखिए, अपलिंक और डाउनलिंक दोनों अनलाइसेंस्ड बैंड में जा सकती है। ठीक है, तो SDL में क्या था? अनलाइसेंस्ड बैंड में जो है वो डेटा ट्रैफिक आ सकती थी, लेकिन अपलिंक और कंट्रोल चैनल सिर्फ लाइसेंस्ड में रहते थे। यानी कि इसमें अपलिंक DL यानी कि अनलाइसेंस में अपलिंक नहीं जा सकता। इसमें क्या है? TDD-CA में इसमें अपलिंक और डाउनलिंक बोथ अनलाइसेंस्ड बैंड में जा सकता है। स्टैंड लोड मोड क्या है? स्टैंड लोड मोड ये है कि तमाम के तमाम अनलाइसेंस्ड में ही काम किया जाए। ये दोनों के साथ लाइसेंस और अनलाइसेंस दोनों थे, यहाँ सिर्फ अनलाइसेंस बैंड में काम किया जाए। जी, जब हम बात करते हैं ना कि LTE और वाईफाई इकट्ठे यहाँ पे काम करेंगे तो उसके बहुत से चैलेंजेस हैं। मेन चैलेंजेस को एग्जिस्टेंस के, भाई कैसे इन दोनों को एक जगह पर रखा जाए ताकि इनमें लड़ाई ना हो। In presence of both LTE and Wi-Fi, the performance of latter is affected significantly। यानी कि अगर ये इकट्ठे काम करेंगे तो बेचारा फारिग हो जाएगा। ये करता है, चैनल को सेंस करता है और फिर बैक ऑफ करता रहता है, जबकि ये ऐसा नहीं करता, तो ये तो जीतता रहेगा हर दफ़ा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट Wi-Fi moves to silent mode due to CSMA/CA while LTE has continuously transmitting protocol। ठीक है, जो पहले बात कर चुके हैं हम। Coexistence of both systems can be enabled by enforcing LBT। यानी कि अगर LBT यानी कि LTE में LBT इन्फोर्स कर दिया जाए
तो फिर शायद LTE और LAA की कोएग्जिस्टेंस हो सकती है। जी, तो स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी LAA की LTE की ज़ाहिर है स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है LTE LAA की। क्यों? यानी कि अगर इकट्ठे काम कर रहे हैं तो इनकी स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी ज़्यादा है। वो इस वजह से कि रोबस्ट ट्रांसमिशन स्कीम्स हैं, इफेक्टिव इंटरफेरेंस मैनेजमेंट स्कीम्स हैं, कैरियर एग्रीगेशन टू मैनेज ट्रैफिक अक्रॉस लाइसेंस अनलाइसेंस चैनल्स, ये तो हम बात कर चुके हैं। बेटर मोबिलिटी एंड कवरेज सपोर्ट, ज़ाहिर है जब दोनों मिल जाएंगे तो ज़ाहिर है कवरेज ही बेटर हो जाएगी। और हार्क की वजह से ज़्यादा रोबस्ट हमारा ये हो जाएगा। LTE में हार्क इस्तेमाल होता है ना, जबकि वाईफाई में आर्क इस्तेमाल होता है। तो जब इकट्ठे हो रहे होंगे तो हार्क इस्तेमाल हो जाएगा। लिंक अडाप्टेशन, वाईफाई डजंट यूज़ CQI, वाईफाई में CQI नहीं होती, क्लोज लूप नहीं होता, यानी कि CQI इन्फॉर्मेशन नहीं होती। तो ख़ास यानी कि जो चैनल की फ्लक्चुएशंस है उसको वो ज़्यादा कैचअप नहीं कर सकता। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ वाईफाई इज़ इन्फीरियर टू दैट ऑफ LTE LAA। ठीक है, तो वाईफाई एडवांटेजेस क्या हैं जी? तो एडवांटेजेस वाईफाई के ये हैं कि जो वाईफाई का नेटवर्क बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो परफॉर्मेंस वैल्यूएशन के कैसे एवेल्यूएट करेंगे इनकी परफॉर्मेंस? ठीक है, वो सिग्नल टू इंटरफेरेंस नॉइज़ रेशियो एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हो सकता है। थ्रूपुट, कि जब हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं तो थ्रूपुट इसकी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, कम हुई है। लेटेंसी, डिले कितना आया है, एवरेज डिले। एवरेज बफर ऑक्यूपेंसी, कि जो बफर है वो कितनी देर ऑक्यूपाई रहा है। लोडिंग ऑन अनलाइसेंस्ड लेयर, अनलाइसेंस्ड लेयर जो है या जो अनलाइसेंस्ड बैंड है वो ज़्यादा लोडेड तो नहीं हो गया। रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑन अनलाइसेंस्ड लेयर, अनलाइसेंस्ड लेयर के ऊपर कितना रिसोर्स इस्तेमाल किया। और पैकेट लॉस, डेटा लॉस कितना हुआ। ये तमाम परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन मैट्रिसेस हैं। जी, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।